हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th का है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। सबसे पहले हम इसके थ्योरी को तेज़ी में देखेंगे और फिर साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आए हुए हैं और प्लस एग्ज़ाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर का वन शॉट वीडियो है, ठीक है ना। इस चैप्टर में बस इतना अगर आप पढ़ लोगे तो समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी से आपके आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे लगा देते हैं ताकि हम लोग जो है ये हो। अब ठीक है ना। तो देखिए हमने इसमें लिख रखा है, ठीक। आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन सी हमारा लिख रखे हैं हमने, तो थंबनेल के माध्यम से समझ सकते हो। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है ना। यानी कि इस चैप्टर में हम थ्योरी को भी कवर करेंगे, बट याद रखिए कि हम पूरा डीप में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर इसका जो है क्या यूज़ करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 10th फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो जैसा कि ऊपर मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। कलर चेंज कर लें अन्यथा दिखेगा नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन, ठीक है ना। तो फास्ट में रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको लिखा है आवेश। आवेश क्या होती है? तो विद्युत पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं या उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू एन ही होता है, जहाँ n क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, Q इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश दो प्रकार के होते हैं जैसा कि आपको ज्ञात हो, ठीक। एक होता है आपका विद्युत ऋणावेश और दूसरा हो गया आपका विद्युत धनावेश, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का ऋण आवेश के बराबर होता है, आपको पता ही है, ठीक। इसके बाद है किसी इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु पे क्या होती है? ऋण आवेशित। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही तो उसका आवेश कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों पे ऋण आवेश का उत्पन्न होगा, ठीक है ना। एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, बट इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? धन आवेश का होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा। तो धारा क्या होती है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। धारा किसे कहते हैं? तो धारा समझ के धारा को किससे प्रेजेंट किया जाता है? तो धारा को I से प्रेजेंट करते हैं। किसी चालक में t समय में क्यों आवेश प्रवाहित की जाए तो चालक में उत्पन्न धारा जो होगी I इक्वल टू क्या होगा? Q/T। और आपको पता है Q की वैल्यूज क्या होती है? N होती है। तो Q के प्लेस पे अगर हम N रख देंगे क्या बन जाएगा? Ne/T हो जाएगा, ठीक। जहाँ N क्या होती है? चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड। और SI मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर, ठीक। अब आगे लिखा है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना हुआ? 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है। 1 माइक्रो एम्पियर जो होती है 10⁻6 एम्पियर की होती है। इसको मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि हाई स्कूल के कुछ बच्चों को ये सब चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप लोग यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के
कारण होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तभी धारा का प्रवाह होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो याद रख लो, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो धारा की दिशा किधर होगी, विपरीत दिशा। ठीक है ना। तो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, अब इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें अमीटर। अमीटर क्या होती है? तो अमीटर विद्युत परिपथ में लगाया जाता है और जिसका काम होता है क्या करने का, धारा मापने का। ठीक है ना। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर नामक उपकरण से की जाती है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। और याद रखना, अमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। ठीक, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विभव। तो विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है ना। विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लो कोई आवेश है Q 0 है, अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हो, तो अनंत से लाने में किया गया कार्य अगर W है, तो उस बिंदु का विद्युत विभव जो होगा V = क्या होगा, W/Q0 होता है। ठीक, नेक्स्ट है विभव का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल प्रति कूलम, और SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक, अब याद रखना, वोल्ट की परिभाषा भी पूछी जाती है। तो वोल्ट जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, तो अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला स्लाइड है। तो अगली स्लाइड में अब मैंने कुछ जो है इसके वैल्यूज मेंशन कर दिए हैं। ठीक है ना, ताकि आपको पता हो। तो 1 मिली वोल्ट कितने के बराबर होता है, 10⁻³ वोल्ट के बराबर होता है। 1 माइक्रो वोल्ट जो होती है वो कितने के बराबर होती है, तो 10⁻⁻6 वोल्ट के बराबर होती है। 1 किलो वोल्ट कितने के बराबर होता है, 10⁻³ वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10⁻6 वोल्ट। ठीक, इसके बाद हो गया विभवांतर। देखो, विभव और विभवांतर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। विभवांतर जो होती है वो 2 बिंदुओं के मध्य होती है, और विभव जो होती है वो अनंत से किसी जो है वस्तु मतलब आवेशित कण को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क होता है। और विभवांतर क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका विभवांतर का। अब जो सूत्र हो गया वो भी आपका वही होगा, W/Q होता है। मात्रक भी इसका जूल प्रति कूलम ही होता है। ठीक है ना। और याद रखना इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, अब इसके बाद आ गया है टॉपिक वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होती है, तो वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर नापने का। ठीक, तो इसे भी परिपथ में यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमें मान लो परिपथ में कितना विभवांतर है उसको जानकारी करना है, तो हम इसी वोल्ट मीटर के द्वारा करते हैं। ठीक है। तो किसी परिपथ में विभवांतर की जो है मापने के लिए जिस उपकरण का यूज़ करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है। अब याद रखना, जैसे अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, तो अगर आपको विभवांतर निकालना, वोल्ट मीटर जोड़ना है, तो इसे हमें परिपथ में किस क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में। ठीक है ना। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और याद रखना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत उच्च होता है, उच्च प्रतिरोध का ये उपकरण होता है। ठीक। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ। अब परिपथ क्या होती है, तो विद्युत परिपथ क्या होती है, जो धारा का प्रवाह होता है, तो धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक। प्रत्येक विद्युत परिपथ विभिन्न अवयव, जैसे परिपथ को बनाने में हमें विद्युत उपकरण में स्विच, तार, ठीक है ना, अनेक प्रकार के रेसिस्टेंस लगाए जाते हैं। ठीक। और इन सभी को अगर हम किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम विद्युत परिपथ आरेख के नाम से जानते हैं। ठीक। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका ओम का नियम। ठीक। तो ओम ने क्या बताया था, यदि कोई चालक है, अगर उस चालक की भौतिक अवस्थाएं जो है क्या हो, अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली जो धारा होती है उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो V इक्वल टू क्या होता है, R आ जाता है, तो R ये हो जाएगा। ठीक है।
तो V इक्वल टू क्या होता है I। ठीक, तो ये होता है ओम का नियम। तो ये देखो पूरा लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखना लिखा हुआ है कि यदि विभवांतर और इसके संगत धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाए, ठीक है ना, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से जाती है। यानी अगर आपसे मान लो धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ पूछा जाए कैसे बनाओगे, ठीक, तो क्या हो जाएगी, एक ये लाइन हो गई, ठीक है ना, और दूसरी लाइन ये होगी, ठीक, और इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये होगी, ठीक। तो ये होती है आपकी ग्राफ। तो अगर आपसे ग्राफ खींचा जाए तो याद रखना ये आपके V को प्रेजेंट करता है और ये धारा I को प्रेजेंट करता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, वैद्युत प्रतिरोध। तो किसी चालक का भाग जिसके कारण विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावटें आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना। तो धारा के मार्ग में आए अवरोध को ये क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। प्रतिरोध को आज से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रा कम होता है और प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई, क्षेत्रफल, ताप और चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर ताप व लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ ध्यान रखना है। अब अगला है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला नंबर आ गया है किसका, लेंथ का। यानी जो चालक होती है, चालक की लेंथ जो होती है प्रतिरोध को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, L के, ठीक है ना। यानी अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ा देंगे चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर चालक की लंबाई को कम करेंगे तो इसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। याद रखना, चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कि अगर हम क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो हमारी प्रतिरोध क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। और इसी का कारण होता है कि मोटे तार के प्रतिरोध जो होते हैं वो कम होते हैं और पतले तार के प्रतिरोध जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक। क्योंकि पतले तार का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, और मोटे तार का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के पे भी निर्भर करता है। तो जिस तार का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और पतले तारों की प्रतिरोधकता जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक। नेक्स्ट है पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति जो हो गई यानी उसका नेचर हो गया। तो पदार्थ जो होती है, अगर मान लो समान लंबाई और समान क्षेत्रफल के तार हैं, बट इनके पदार्थ जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न। प्रकृति मतलब पदार्थ की जो पदार्थ हैं, जैसे एक हमने मान लो आयरन ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है ना। तो दोनों जो पदार्थ हो गए वो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इन दोनों पदार्थों का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है ना। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है मतलब पदार्थ की प्रकृति पे भी डिपेंड करती है प्रतिरोध, ठीक। तो अगला है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। भाई बहुत पूछा गया है, तो क्या होती है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि R प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, किसके हो गया, जल के, जो कि आप आगे देख ही चुके हो, ठीक। तो यहाँ पे जब इन दोनों नियमों को मिलाया जाता है, यानी R प्रोपोर्शनल किसके, यल के, और दूसरा हो गया R प्रोपोर्शनल 1/A के। अगर हम दोनों नियम को मिला दें तो क्या बन जाएगा, R प्रोपोर्शनल यल A हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट वैल्यूज क्या होती है, R = P/L/A हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम P नहीं रो बोलते हैं, तो रो की वैल्यू जब निकालेंगे तो रो = हो जाएगा RA/L होती है। तो ये कहलाएगी आपकी क्या, प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो ये देखो
P इक्वल टू आर ए अपन, ओ सॉरी ये P नहीं है, ये रो है, ठीक है ना, ये क्या है, रो है, तो रो से प्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है ना। तो रो क्या होती है, एक नियतांक होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसका मान चालक के तार के प्रतिरोध के पदार्थ पर निर्भर करता है, और इसे पदार्थ को मतलब इसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक। नेक्स्ट है वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है आपको पता है, किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा आपकी जो है वे प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। तो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक। अब वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव ये देख लो, ये भी आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत ये भी आता है। तो क्या होती है, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं, ठीक। इसे जूल का ऊष्मीय प्रवाह भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है ना। दूसरा हो गया प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और तीसरा हो गया उस समय के समानुपाती होती है जिस समय के लिए धारा प्रतिरोध में प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। तो ये है इनकी कुछ नियम, ठीक। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। फिर अगला स्लाइड पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है तो उसके द्वारा जो ऊर्जा अर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है ना। फिर से लिख देते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो कितने 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होती है, ठीक। तो कभी कभी रिलेशन पूछ लिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पे ही आधारित एक प्रकार का उपकरण होता है। तो जब बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है, अधिक होने के कारण इसका ताप जब 15 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो इसका जो तंतु होता है वो गर्म होकर चमकने लगता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्यूज तार। फ्यूज तार क्या होते हैं आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फ्यूज तार क्या होती है, अगर मान लो आप घर में लगा रखे हो, तो अगर मान लो कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण धारा का मान बढ़ जाता है, और जिससे क्या होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण भाई घर के उपकरण या जो भी चीज़ें होती हैं उनके जल जाने का भय रहता है। तो इन सारे भय को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वैद्युत परिपथ में एक युक्ति का प्रयोग करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। शक्ति को हमें P से प्रेजेंट करते हैं, और P इक्वल टू क्या होता है भैया, W/T होता है, ठीक। अब इसके बहुत सारे रिलेशन होते हैं जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा है। W इक्वल टू क्या होता है, VI/T होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो एक रिलेशन आपका बन जाएगा P इक्वल टू VI, ठीक। तो इन पे आधारित न्यूमेरिकल मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया, अगर हम मान लो कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दें, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है IR, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखोगे तो एक रिलेशन फिर से बन जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I से I मल्टीप्लाई होके I² R हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ से आप किसी की वैल्यूज भी पुट करके नया रिलेशन निकाल के जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाट की परिभाषा। तो वाट की परिभाषा को भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वाट मतलब इसको भी पूछा जा सकता है, ठीक। अगली स्लाइड पे आ गया किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होती है, तो किसी परिपथ में 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक। तो आई होप आपको थ्योरी इसकी समझ में आ गई। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हमने इसकी थ्योरी बता दी है। अब इसके कुछ जो है
क्वेश्चन हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस पे आप फोकस जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है ओम की नियम की परिसीमाएं लिखिए, ठीक है ना, कि ओम के नियम की परिसीमाएं क्या होती हैं। तो कोई भी चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं, ठीक है ना, नियत रहती हैं। तो यही इसकी परिसीमाएं होती हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो और भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना, जैसे किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का क्या, ताप के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, धातु या चालक का ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप कम करने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है क्या, न्यूमेरिकल, ठीक। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे मैंने मेंशन की है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन केवल लिख दिए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसे विद्युत धारा का क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक में विभवांतर और धारा में संबंध लिखना है, ठीक। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कर परिपथ आरेख बनाकर इसको जो है अच्छे से जो है डिफाइन कर देना है, ठीक। विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है, धातु के तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए और व्याख्या करने के लिए जो परिपथ बनता है उस परिपथ को बनाइए, ठीक है ना। साथ में ये भी बताइए कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। घरों की वायरिंग के लिए परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य का क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक। परिपथ में विओल्ट का विभवांतर है, आई धारा प्रवाहित हो रही तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताना है आपको। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध है, ठीक। श्रेणी और समांतर 2 संयोजन आपने पढ़ाई है, ठीक। अब शुरू हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान दीजिए, आप लोग क्वेश्चंस को जो है अपने आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक। अगर मान लो वीडियो आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, तो आप वीडियो को पुश कर देना और पहले आप खुद स्वयं सॉल्व करो, ठीक। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी डाउट दूर नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेकर अब हो जाइए तैयार और हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए। क्या लिखा है, किसी चालक, कोई जो है चालक है या किसी 4 ओम प्रतिरोध के में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो 4 ओम प्रतिरोध यानी हमें आर की वैल्यूज गिवन है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, 4 ओम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है एच, ठीक। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही यानी एच इक्वल टू जो है वो कितना है, 100 जूल, ठीक। इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन में जो है वो क्या क्या है, तो पहले नंबर पे हो गया हमारा आर, ठीक। आर इक्वल टू कितना दिया गया, 4 ओम और एच की वैल्यूज़ भी दे दी गई 100 जूल। तो सबसे पहले भाई हमें अपने आप को पहले ही बता रखा कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन डेट को जो है कैलकुलेशन करें, ठीक है। अगर गिवन डेट हमें मिल गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। साथ में देखो कहा गया है प्रति सेकंड, यानी कि आपको टाइम भी गिवन है, तो टी इक्वल टू भी दे दिया गया प्रति सेकंड, यानी कितना समय लग रहा है, 1 सेकंड, ठीक। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि भाई ऊष्मा का जो सूत्र होता है एच इक्वल टू वो क्या होता है, v²T/, ठीक। बस सूत्र पे पुट कर दो, वैल्यूज हम करो। तो एच की वैल्यूज कितनी हो गई, 100
इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यूज हमें ज्ञात करना है, इंटू टी, टी का मान 1 सेकेंड हो गया, इंटू आर, आर की वैल्यूज कितनी हो गई 4, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400, और स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो स्क्वायर को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वी इक्वल टू हो जाएगा √400, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो वी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 100 का हो गया 10, यानी कि हमारी जो वैल्यूज हो जाएगी वो कितनी होगी 20 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करें। आई होप ये क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन। तो स्लाइड चेंज, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो चलिए ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, ठीक है ना। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। क्या लिखा हुआ, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध हैं, एक 12 वोल्ट की बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़े हैं। गणना कीजिए। पहले नंबर पे हमें निकालना है परिपथ में कुल प्रतिरोध, और दूसरे नंबर पे हमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो जैसा कि फिगर आपके क्वेश्चन पे दिख रहा है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देखते रहिए और इसको आराम से आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपके ये 2 ओम और 10 ओम और 40 ओम के 2 प्रतिरोध दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो दोनों किस क्रम में आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, 10 ओम तथा 40 ओम किस में लगे हुए, समांतर क्रम में, ठीक है ना। किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आपको पता है 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/40, ठीक। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा 40, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 5/40, इसको डिवाइड कर दो, 5 8 40, यानी से हमें r की वैल्यू जो होगी वो कितना मिल गया 8, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगला हमें टॉपिक में है, ठीक है। अब देखो अगला वाला जो स्लाइड है जिसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक। तो अगला हम इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, ठीक। ओम का साइन बना लो यहाँ पे। ये भी हमारे किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक। इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/r तो यहाँ मान चुके हैं, इसको डैश से मान लेते हैं। तो r डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है ना। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ हो गया 2 प्लस 3 प्लस 1 अपान कितना हो गया 60, ठीक। तो 1/r डैश इक्वल टू कितना हो गया, 3 2 5 1 6 भागे 60, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो r डैश की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 10 ओम, ठीक। अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों हमें किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परिपथ की तुल्य प्रतिरोध, तुल्य
प्रतिरोध। तो हमारा यही पहला आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमसे ये पूछा गया परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। तो आप दोनों किस क्रम में बन गए? श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा R, ठीक है ना। अब ये नेट वैल्यूज निकाल रहे हैं तो R नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस R डैश। तो R का मान आया 8 धन 10। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा 18। ठीक, ये हो गया हमारा अगला आंसर, ठीक है ना। इसके बाद अगला कह रहा परिपथ में प्रवाहित धारा। तो आपको पता है ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब सेकेंड ऑप्शन में हमें धारा निकाल लेनी है। तो धारा कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है सेकेंड नंबर I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, ठीक है ना। V की वैल्यूज कितना दिया गया है 12 वोल्ट। तो यहाँ हो गया 12 भागे नेक्स्ट आपका जो हो गया वो कितना दिया गया है R का मान हो गया 18। तो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, यानी इसको हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, ठीक। फिर 2 बचा 3 छंग 18। इस क्रिया को हम साथ साथ ले जाएंगे तो I इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इसका राउंडेड ऑफ कर देंगे तो 67 एम्पियर। ये हो जाएगी धारा का मान और ये हो गया आपका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, ठीक। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसको आप लोग हल करिए, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज कर दो और इसके बाद सॉल्व करिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक चालक सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे संख्या दे दी गई यानी n इक्वल टू कितना दे दिया गया 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और आपको पता है क्योंकि वैल्यूज क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अब हमें क्या निकालना है आवेश की प्रकृति। तो आपको मैंने Q बराबर फार्मूला बताया है Ne, ठीक। तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा N की वैल्यूज हो गया 5 × E की वैल्यूज हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 से 5 को गुणा करेंगे 16 पंचे 80। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो जाएगी Q की वैल्यूज वो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 8 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि चालक पर आवेश की प्रकृति बताओ। तो भाई देखो क्या हो रहे हैं अधिक हो रहे हैं। तो जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आवेश कैसा होगा ऋण आवेश होगा, ठीक। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉपी की, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली धारा का मान नहीं है मान है। तो धारा का मान दे दिया गया है यानी कि I इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक। प्रति सेकेंड इसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकेंड यानी कि टाइम भी दे दी गई है। तो T इक्वल टू भी हमें पता है कितना है 1 सेकेंड, ठीक। तो हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर आपको याद हो तो Q बराबर क्या होता है Ne होता है। और दूसरा फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि भाई Q बराबर जो होता है वो IT भी होता है। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यूज रख दें तो क्या बन जाएगा Ne इक्वल टू I
टी हो जाएगा। और यहाँ से हमें संख्या निकालनी है तो n की वैल्यूज़ फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा आई टी अपान ई हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास n इक्वल टू हो जाएगा आई की वैल्यूज़ आपके पास है 10 इंटू टी का मान है 1 अपान ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका n इक्वल टू 100 अपान 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, अब 19 ऊपर गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 16 96। ठीक है ना, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है ना, ये 2 है तो 16 दूना 32 हो गया, फिर कितना बचा, 8 बचा, 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 19। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया है। ठीक, चलते हैं न्यू क्वेश्चंस की ओर। तो नया क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप ध्यान देते हैं इस क्वेश्चंस को। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्या निकालना है आपको, गिवन दैट। तो गिवन दैट में क्या क्या हमारे पास है, चलो देखते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे पास देखो दिया गया है, किसी बल्ब के तंतु से 5 एम्पियर की धारा यानी कि आई इक्वल टू हमारे पास गिवन है 0.5 एम्पियर। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 10 मिनट तक, यानी टाइम भी दे दिया गया 10 मिनट। तो मिनट को हम चेंज कर देते हैं किस में, सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 60। अब ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारा टाइम जो होगा वो कितना होगा, 600 सेकेंड। ठीक, तो 600 सेकेंड आ गया है हमारे पास टाइम। अब हमें निकालना क्या है, तो कह रहा है आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो भैया वेरी सिंपल, आपको क्या कर देना है, Q इक्वल टू रख देना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, अभी अभी हमने इसका फार्मूला देखा। ठीक, तो आई की वैल्यूज़ और टी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू आई का मान है 0.5 इंटू टी का मान कितना हो गया 600, तो ये हो गया 600, ये आपका 0 है। ठीक, अपान पॉइंट कैंसिल 0 बढ़ गया। ठीक है, नीचे 1 हो जाएगा। अब 0 से हम 0 को क्या क्या कर देंगे, इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक, यानी हमें कितने कूलाम की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इसका जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया 300 कूलाम। ठीक, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका, क्योंकि छोटे क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगले स्लाइड पर भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक, तो क्या कह रहा है, किसी विद्युत चालक में 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, यानी हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है, विद्युत धारा की। ठीक, तो चलिए यहाँ पर भी आप देखिए क्या है आपके पास,
तो किसी चालक में 3.75 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n इक्वल टू हो गया कितना, 3.75 इंटू 10⁻20। ठीक, आगे क्या दिया है हमारे पास, और अगला हमें दे दिया गया प्रति मिनट टाइम। तो t इक्वल टू भी दे दिया गया है, कितना दे दिए हैं, प्रति मिनट यानी 60 सेकेंड। ये हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है उस चालक में बहने वाली धारा। तो भाई अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था, ठीक, तो चलिए रख देते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, NE/T। ठीक, तो चलो रख दो इस पे मान। तो n की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ठीक, तो हम यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू n n की वैल्यूज़ है 3.75 इंटू 10⁻20। E की वैल्यूज़ है 1.6 इंटू 10⁻19/T। T का मान हो गया 60। ठीक, अब इस क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करो, पॉइंट को कैंसिल कर दो, पॉइंट कैंसिल, तो कितने, 00, ये हमने बढ़ा दिया, ये पॉइंट कैंसिल, 1 0 और हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें, 6 6 36, चलो पहले 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक, और ये 2 से कैंसिल होके 2 8 16 हो गया। तो 8 से जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, फिर कितना हो गया, ये 8 है, ठीक है ना, और फिर 8 दूना 16, 16 4 20 हो गया, फिर हो गया 8 1 कम 8, 8 2 10, यानी ये हो गया। ठीक, 3 0 ये 1 0 ये, तो टोटल हमारा 4 ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 19 में 4 और जुड़ जाएगा, तो 19 4 कितना हो जाएगा, तो 19 4 हो गया 23, और 20 में से 23 घटेगा तो बन जाएगा 10⁻³ ठीक, अब 3 0 ये है, 3 0 ये, तो कुल मिला के ये वैल्यूज हो जाएगी I इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपके स्क्रीन पर। तो अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो आई होप इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, सिरों पर विभवांतर यानी कि V, तो V इक्वल टू हमारे पास हो गया कितना, 1.5। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में, तो टाइम भी हमारे पास है 20 सेकंड, तो ये हो गया 20 सेकंड। 20 सेकंड में 15 जूल, तो वर्क भी हमें पता हो चुकी है, तो W इक्वल टू हो गया कितना, 15 जूल। ठीक, तो ये हो गई वर्क। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या कह रहा है, तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए, यानी हमें क्या निकालना है, धारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेश निकाल लेते हैं, या जो भी रहेगा, जैसे V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। चलिए हम आपको फार्मूला बना के दिखाते हैं। ये हो गया, और Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT। क्या होता है, IT। तो जब यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे तो V इक्वल टू हो जाएगा W/IT। तो हमें किसका मान चाहिए, I का मान, तो I को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो जब I को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
तो आपका फार्मूला बन जाएगा I इजक्वल टू डब्लू अपॉन V इंटू टी। ठीक, चलो मान लो I इजक्वल टू हो जाएगा डब्लू का मान कितना दिया है 15 अपॉन V का मान कितना दिया गया है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट इंटू टी। समय कितना दिया हुआ है, तो समय आपके पास देखो कितना दिया गया 20 सेकेंड, तो ये हो गया 20। ठीक, पॉइंट कैंसिल, जीरो ऊपर ये आ गया। ठीक है ना, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और 15 से 15 कट गया। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई कितना हो गया 1/2 बचा। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक, इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं न्यू क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितने विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो 10⁸ इलेक्ट्रॉन यानी ये आपकी संख्या हो गई n इक्वल टू हो गया 10⁸ 10⁻⁴ सेकेंड में टाइम भी हमारे पास हो गया 10⁻⁴ सेकेंड। इसके बाद फिर कह रहा कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो हमें धारा की वैल्यूज फाइंड करना है। तो भाई सीधे से हम लोग फार्मूले पे रख देते हैं। ठीक, तो I इक्वल टू हम लोग जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है NE/T। चल मान रख दो, क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो गया n की वैल्यूज हो गई 10⁸ और E का मान आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन T का मान हो गया 10⁻⁴। ठीक, तो I इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻। अब देखो -4 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे प्लस में और 4 यहाँ पे प्लस में, तो 8 4 12, ये प्लस में हो गया, 19 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद देखो इसमें आपसे एक चीज़ और पूछा गया है, और वो क्या है, तो पूछ रहा है कि दिशा है ना, किस दिशा में प्रवाहित होगी, यही तो कह रहा है ना। तो दिशा क्या हो जाएगी, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। ठीक, तो इसमें ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, बी से ए की ओर हो जाएगा। तो किधर जाएगी, बी से ए की ओर जाएगी। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका है। चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी L लंबाई तथा अनुप्रस्थ तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार पर प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ठीक, तो क्या कह रहा है, किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार पर प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ यानी तार यही है, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होगा, यानी अगर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि R1 की जो वैल्यूज है वो कितनी है, 4 ओम। ठीक, तो
तो अगर हम R1 के लिए निकालें तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, R1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो आपको पता है रो यल अपॉन ए होता है, ठीक। तो चेंज क्या हो रहा, लेंथ, है ना। और अगर हम इसी तरह उसके लिए, तो अगर हम यहाँ से इसके कंडीशंस जैसे R1 के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, L1 A1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अब दूसरे तार के लिए अगर हम कंडीशन निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा L2 अपान A2 हो जाएगा, ठीक। इंटू रो हमारा कांस्टेंट हो चुका है, ठीक, क्योंकि तार तो सेम ही है तो तार का प्रतिरोध तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमें किसकी वैल्यूज़ निकालना, R2 की। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, और आप क्या करिए कि इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक। तो जब डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी वो हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी R2 अपान R1 इज इक्वल टू, अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ रखते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो R2 की वैल्यूज़ है L2 अपान A2, तो क्या हो जाएगा L2 अपान A2, और यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो L1 अपान A1 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो R2 की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, R1 की वैल्यूज़ है 4, L2, तो L2 का मान क्या कहा गया है, तो आपके क्वेश्चंस में देखो साफ साफ दे रहा है। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि किसी तार यानी L1 की वैल्यूज़ है हमारे पास कितना L, और A1 की वैल्यूज़ है A, L2 की वैल्यूज़ है L/2 और A2 की वैल्यूज़ है 2A, ठीक। तो जब हम क्वेश्चंस पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा L2 यानी क्या हो गया L/2 इंटू A2 का मान हो गया 2A मल्टीप्लाई A1 का मान है A और L1 का मान है L। तो भैया L से L को हम करते हैं कैंसिल, तो यहाँ हमारा L से L हो गया कैंसिल, A से A हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी R2 अपान 4 इक्वल टू 1/4, ठीक। यहाँ हम 4 से 4 को कर देते हैं डिवाइड, तो ये 4 से 4 हो गया डिवाइड, तो R2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1 ओम, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर, ठीक। तो ये हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो ध्यान से पढ़िए और हल कीजिए, ठीक। तो क्या कह रहा, लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 व प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले किसी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में कोई अंतर ना आए तो नए तार का प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क में करिए, और ना आए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो है उस पर मैसेज कर दीजिए। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 88 40 16 08 69, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग घर में ट्राई करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चंस में देखो क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए ध्यान दीजिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गिवन दैट, क्या क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो कह रहा है किसी तांबे के तार का व्यास, तो व्यास दे दिया है डायमीटर यानी D = 0.5, ठीक है ना, mm यानी कि मिलीमीटर। तो सबसे पहले mm को चेंज कर दो, तो क्या लिखोगे D = हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो आगे के क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर कह रहा तथा तार का प्रतिरोधकता दे दिया गया। तो प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो प्रतिरोधकता हमारी क्या होती है भाई, रो। तो रो की वैल्यूज हमारे पास हो गई है कितना 1.6 × 10⁻⁴
-8 ओम मीटर। तो ओम मीटर ये हो गया, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, 10 ओम प्रतिरोध, यानी आर की वैल्यूज भी दे दी गई। तो आर इक्वल टू हो गया 10 ओम। 10 ओम के प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी आपको क्या निकालना है, यल की वैल्यूज ज्ञात करनी है, ठीक। तो एल इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहे हैं यदि इससे 2 गुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले का आंसर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, ठीक। तो अगर आपको पता हो तो आर इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, रो यल अपॉन ए होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ए हमारे पास गिवन नहीं, तो ए के लिए हम यूज़ करेंगे तार जो होता है बेलन का रूप होता है, और इसका जो है ऊपर का वलय जो होता है तो पाई आर स्क्वायर रखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यूज चाहिए, ठीक। तो इसके लिए इन्होंने क्वेश्चन दे दिया गया, ये देखो व्यास दिया है, तो व्यास का आधा कर दो तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2। तो d की वैल्यूज है कितनी, 0.5/2 इंटू 10⁻³ तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ये रेडियस आ गई, ठीक। तो चलो मान रख देते हैं अब इसी में, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू रो यल अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हमें एल की वैल्यूज निकाली, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो एल इक्वल टू क्या होगा, आर ए की जगह हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन ये आपका ये जो है ये इधर चला गया, ये इधर आएगा इंटू रो हो गया, ठीक। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो गया आर की वैल्यूज है कितना 10, पाई का मान 22/7 नीचे आ गया, आर की वैल्यूज हो गई 0.25 इंटू 10⁻³ और फिर नेक्स्ट आपका हो गया 0.25 इंटू 10⁻³, ठीक। और अपॉन में क्या है, रो की वैल्यूज हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻8। सबसे पहला काम पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 2 पॉइंट यहाँ पे ये 0 बढ़ गया, ठीक है ना। 2 पॉइंट यहाँ पे फिर से 0 बढ़ गया, ठीक। 1 पॉइंट यहाँ पे ये ऊपर 0 ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 1 0 2 0 2 0 ये कैंसिल हो गए, ठीक है ना। 25 एक कम 25, 25 चौके 100 हो गया, ठीक। ये हो गया 2 ग्राम 22, 2 दूना 4 हो गया, ठीक। तो यल इक्वल टू हो गया, तो यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो गया, और 1 दूना 22, 22 में 5 जोड़ दो, 22 × 5 = 27 भागे 100 दूना 32 गुणे 10 की घात, और हाँ साथ में ये 7 भी बचा हुआ है तो इंटू 7 हो गया, ठीक। और 10⁻8 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 ये 6 हो गया, -6 तो ऊपर हो गया 10 की घात 2, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे हमारी वैल्यूज जो होगी वो कितनी होगी, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 275 अपॉन कितना हो गया 7 दूना 14, 7 3 21 22 इंटू 10⁻², ठीक। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे कितना हो जाएगा, 22 एक कम 22, 1.227 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। ये हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। अब इसमें एक पार्ट और है तो उस पार्ट को भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस में सेकंड वाले पार्ट के बारे में देखते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, तो ये देखिए कह रहे हैं यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें, यानी व्यास को अब क्या कर दिया जाए, सेकंड ऑप्शन में अब व्यास को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए यानी 2D। तो अगर व्यास 2D हो जाएगा तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर कितना हो गया माइनस का कितना आया था
3 आया था, माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, एक अंक ये हो गया 10 की घात -3। ठीक। और इसके बाद फिर हम लोग जब यहाँ पे रेडियस निकालेंगे तो r डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो हमारी जो रेडियस हो जाएगी r डैश वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक। तो जैसे यहाँ पे हमारा रिलेशन जो आया था r1 इक्वल टू क्या था, ρ/a। तो a की जगह हो गया πr²। अब r2 की वैल्यूज हो जाएगी ρl। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है यदि इससे 2 गुने व्यास का तार ले, तो व्यास केवल बढ़ाई जा रही है। और यहाँ हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका कितना पाई, और ये बन जाएगा 2r²। ठीक। तो दोनों में जब रिलेशन निकालेंगे तो r2/r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρl। ये तो कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1/4r²। और ये इधर हो जाएगा r², तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r2 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू r1। ठीक। यानी कि व्यास का 2 गुना करने पर जो r की वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, प्रारंभिक वाले तार का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले का 1/4 गुना हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो r1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 1/4 गुना होगा, ना कि 4 गुना होगा। ठीक है ना, कितना होगा 1/4 गुना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसमें हम आपको हिंट दे देते हैं, इनको आप लोग कर लीजिए। ठीक है ना। तो हिंट में क्या है, ध्यान दीजिए। पहले आपको क्या करना है, ये और ये, ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ लेना है। तो जब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ लोगे तो इसका कुछ फिगर इस तरह से बन जाएगा। ये हो जाएगा एक आपका प्रतिरोध ये बन गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो जाएगा। ठीक। तो ये आपकी वैल्यूज़ जो है वो कितना है, तो इसकी वैल्यूज़ है 2 ओम की, इसकी वैल्यूज़ है 3.5 ओम है, और इसको सॉल्व करने पे जो आ जाए वो कर लेना और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देना, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है, 20 ओम, 40, 24 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े, प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो श्रेणी क्रम, तो पहले कंडीशंस में श्रेणी क्रम में यानी r इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 धन 24 धन 30। ठीक। सबको जोड़ लो तो r की वैल्यूज़ हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक। तो r की वैल्यूज़ कितनी फाइंड होगी वो आपको पता चल जाएगा। कितना हो गया, 4 3 2 5 4 3 2 5 2 7, कितना हो गया 74 ओम। ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है उसमें क्या हो जाएगा, तो उसको हमें क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ लेना है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में से जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1/r डैश, ये सेकंड वाले का होगा, तो कितना होगा 1/20। ठीक। फिर हो गया 1/24, और फिर हो जाएगा 1/ कितने ओम का है, 30 ओम। ठीक। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 8 ओम। ठीक। आगे आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ठीक।
तो इस क्वेश्चन में कहा गया निम्न परिपथ में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान। और सेकेंड नंबर पे कह रहा है कि A व B के बीच विभवांतर। तो A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, पहले तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं R की वैल्यूज़। तो ध्यान दो 3 ओम, R और 4 ओम, ठीक, किस में है, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो श्रेणी क्रम में है तो सबसे पहला काम हमें क्या है, देखो इसके सिरों का विभवांतर भी दे दिया गया है, धारा भी दे दिया गया, तो R का मान आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू फार्मूला होता है, फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन है ये, तो R इक्वल टू फार्मूला होता है V/I, ठीक। तो R इक्वल टू हो जाएगा V की वैल्यूज है 3.0 और धारा कितना है 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी R की वैल्यूज हमें मिल गया कितना 2, ठीक। पहला आंसर आपको मिल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, A व B के बीच विभव। तो भाई सबसे पहले इन तीनों का विभव मतलब प्रतिरोध निकालो। तो तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा, तो तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्वल टू पहले का मान कितना था 3 ओम, फिर दूसरे का कितना आ गया 2 और फिर अगला कितना आ गया 4, ठीक। तो 3 2 5 4 9, यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो हो गया वो कितना हो गया 9। अब विभव निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू होता है भैया I/R, ठीक है ना। तो I का मान है हमारे पास 1.5 और R का मान हमने निकाला कितना 9, 15 9 135 और 0.1 अंक बाद, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो ये हो गई V की वैल्यूज़। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक। ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक, तब हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है, किसी विद्युत भट्ठी के तप्त प्लेट 2 प्रतिरोध कुंडलियों A और B की बनी, जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। यानी कि यहाँ पे RA और RB दोनों का प्रतिरोध जो है वो कितना है 24 ओम, ठीक। ये हो गया। आगे क्या कहा गया है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यानी इन्हें हम श्रेणी और समांतर क्रम में उपयोग कर सकते हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित की जाती है, यानी V बराबर हो गया 220 वोल्ट की स्रोत लगाई जाती है, ठीक। तो कह रहा है कि तीनों प्रकरणों में, ठीक है ना, प्रवाहित धाराएं क्या होंगी। चलो भाई देखते हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब कुंडलियों को अलग अलग उपयोग किया जाए, ठीक। तो जब कुंडलियों को हम अलग अलग उपयोग करते हैं तो हमें तो R1 R2 की वैल्यूज़ पता ही है। तो सबसे पहले हमारी क्या होगी भाई, आपको पता होना चाहिए कि जब कुंडलियाँ A और B अलग अलग उपयोग की जाती हैं तो इनका मतलब इन पे धारा जो होगी वो समान होगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I2। तो I1 इक्वल टू I2 यानी क्या हो गया V/R। तो विभव भाई हमारे पास सही है, तो विभव कितना दिया गया 220। तो 220 भागे R का मान कितना दिया गया है, वो भी हमारे पास है 24, ठीक। तो कितना हो गया 2 एकम 4 से डिवाइड कर देते, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक। ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज़। तो I1 I2 की वैल्यूज़ आ रही है कितना
छः छन 36 है ना, 6 पंचे 30, 96 का 54, 6 8 48, ठीक है ना, 8 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो 96 54 यार 9 बार ज़्यादा, ठीक है ना, 96 का 54, एक बचा, 6 कम 6, फिर कितना हो गया, 4 बचा, 40 हो गया, 6 छन 36, 6 सते 42, 6 छन 36, ये हो गई आपकी पहला आंसर। ठीक, नंबर 2 श्रेणी क्रम में, ठीक, पहले इन्होंने पृथक पृथक, इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में। अब जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तब भाई हमारे प्रतिरोध जो होंगे वो क्या होगी, R1 + R2 हो जाएगा। तो R1 R2 यानी कि 24 × 2 हो जाएगा, तो 24 दूना कितना हो गया, 48 ओम हो गया। ठीक, अब इसका मान 48 ओम आ गया। अब हम लोग धारा निकाल लेते हैं। तो आपको पता है भाई श्रेणी क्रम में भी धारा हमारी क्या होती है, समान होती है। तो I = क्या हो जाएगा, ये अलग अलग निकाला गया है, ठीक है ना। तो धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, समान होती है। तो क्या हो जाएगा, V/R। तो V की वैल्यूज कितनी है भैया, 220, और भागे कितना हो गया, 48। ठीक, फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 4 से ही डिवाइड करेंगे तो 55, और ये हो गया 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48। यानी कि इसको भी डिवाइड करने पे हमारी जो वैल्यूज़ होगी वो कितनी होगी, 4 दशमलव समथिंग आ जाएगी। तो 12 चौक 48, और 2 इधर 5 उधर, 5 2 7 70, 12 पंचे 60, और 12 8 96। ठीक, कितना हो गया, 4.58 एम्पियर ये हो गई। और अगला हमारा जो थर्ड कंडीशंस होगा, जब इसको हम किस में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम संयोजित किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो पहले हमें इसका तुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो 1/R डैश = क्या हो गया, 1/24 धन 1/24, यानी कितना हो जाएगा, 2/24। तो 2 1 कम 2, 12 दूना 24, यानी R डैश बराबर हो गया कितना, 12। ठीक, अब यहाँ से हम धारा निकाल लेते हैं। तो I = क्या हो गया, 220/12, 4 3 12, 4 5 20, 4 5 20, यानी कितना हो गया, 55/3। तो कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 2 बचा, 25 हो गया, 3 8 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये इस तरह से बह जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। ये जब पृथक पृथक मतलब अलग अलग है, ठीक है ना। तो अलग अलग में भाई अलग अलग, तो अलग अलग के कंडीशंस हो गए, फिर श्रेणी क्रम हो गया, और फिर क्या हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो 3 स्थितियों में जोड़ा जा रहा था। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ चुका है। ठीक, चलते हैं नए स्लाइड पे। तो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक किनारे कर दिया जाए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, समांतर क्रम में। ठीक, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध जो है वो कितना है, 4। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट हल करेंगे। तो पहले तो इसमें है ना, स्क्रीन पे ही, तो परिणामी प्रतिरोध R बराबर 4 ओम है। ठीक, R1 की वैल्यूज़ 5 ओम है, और हमें R2 की वैल्यूज़ क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, R डैश है। तो क्या होता है भैया, 1/R = हो जाएगा 1/5 धन 1/R डैश। तो इसका मान रख देते हैं। तो 1/4 - 1/5 = कितना हो गया, 1/R डैश। इनका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 5 - 4 भागे कितना हो गया, 5 चौके 20, = क्या हो गया, 1/R डैश। 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/20, = क्या हो गया, 1/R डैश। यानी कि R डैश = कितना हो जाएगा, 20 ओम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो 20 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर
उसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, 4 ओम। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, कैसे इसको सॉल्व करोगे आपको पता ही है। ठीक, तो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा ए तथा बी के मध्य विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। कई क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए। ठीक, तो कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से समझिए, 4 ओम 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। फिर ये 2 ओम, ये 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले इनकी हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 ओम तथा 2 किस में है, श्रेणी क्रम में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो गया 4 धन 2, यानी कितना हो गया, 6 ओम। ठीक, नेक्स्ट ये दोनों की वैल्यूज निकाल लेते, तो 2 और 1 ओम, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 1, यानी कितना हो गया, 3 ओम हो गया। ठीक, अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर में हो जाएंगे। तो R1 R2 समांतर में हो जाएगा। तो 1/R3 इक्वल टू क्या होगा, 1/6 और प्लस 1/3। ठीक, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 2 से इसको ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 1, यानी यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगा 3/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ से हमें R3 की वैल्यू जो होगी वो फाइंड हो गई कितना, R3 इक्वल टू आ गया कितना, 2, R3 का मान हो गया 2। ठीक, अब ध्यान से समझो, ये इतने का मान निकल के आया है। ठीक है ना, ये जो मान निकल के आया है इतने का आया। अब जब ये हो जाएगा तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध ही है। तो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसका हम फिर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टोटल प्रतिरोध हो गया, नेट टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है ना, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 और प्लस इसकी वैल्यूज़ हो गई 3, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हो गई कितनी, 5। ठीक, तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। ठीक, कि इसका जो 1 मिनट पहले तो आपको इसमें देखो कई चीज़ें पूछी गई थी। तो पहले नंबर पे देखो A और B के मध्य विभवांतर, तो A और B के मध्य विभवांतर हमारा यही R3 होगा। ठीक है ना, क्या होगा, R3, क्योंकि इसके बीच में ये टोटल हमारा जो है, ये ध्यान दो, ये इतना है, इतना ही तो लगा हुआ है। तो 1 2 ये हमारा हो गया। तो पहले वाले का आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक आंसर आपका आ चुका है यहाँ पे, फर्स्ट आंसर। ठीक है ना, फर्स्ट वाले का आंसर यही होगा आपका, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परिपथ में प्रवाहित धारा पूछ रहा है, तो धारा निकालो सेकंड। तो सेकंड धारा में निकालना है I इक्वल टू क्या होता है, V/R। ठीक, तो भाई B की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो B की वैल्यूज़ कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 भागी R का मान 5। तो I इक्वल टू हो गया कितना, इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, यानी I बराबर हमें मिल चुका है 2 एम्पीयर। ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड। ठीक, अगले में क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है A व B के मध्य विभवांतर। तो A व B के मध्य विभवांतर, तो हम लोग फार्मूला रख देते हैं। ठीक, V इक्वल टू IR, इससे निकालना है। ठीक,
तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है, प्रतिरोध कितना है। तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, तो इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ए बी, वी ए बी। तो इक्वल टू क्या होगा, आई का मान निकल चुका है 2, आर का मान कितना निकल चुका है 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 वोल्ट। ठीक, तो 4 वोल्ट है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, ये हो गया आंसर नंबर 3। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है भाई, तो नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, यानी इस पर भी आपको विभवांतर निकालना 3 ओम पे, यहाँ पर भी। ठीक, तो यहाँ पे विभव निकालने के लिए भाई टोटल विभव हमारे पास 10 वोल्ट है, और ए और बी यानी यहाँ पे हमारा विभव पता हो चुका है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इसके विभव को माइनस कर देते हैं, तो हमें अगला विभव पता चल जाएगा। तो 4th नंबर हो जाएगा हमारा, 4th नंबर का आंसर क्या होगा, V डैश इक्वल टू कितना होगा 10 - 4 यानी कि 6 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका अगला आंसर। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 2 विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक, तो इक्वेशन बना देते हैं, बाकी आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो देखो 2 विद्युत प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यानी हमने मान लिया कि R1 + R2 ये 2 प्रतिरोध हैं, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो इनका टोटल प्रतिरोध हो गया 25 ओम। ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इनको जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R1 + 1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, तो इनका एलसीएम वगैरह ले करके R1 + R2 यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, R1 + R2 अपान R1 R2 इक्वल टू कितना हो गया 1/4। R1 + R2 की वैल्यूज़ है 25 और 4 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा R1 + R1 R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा R1 R2, तो R1 R2 की वैल्यूज़ यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, R1 - R2 फाइंड कर लो। तो R1 - R2 तो एक एल्जेब्रिक फार्मूला होता है, रूट के अंदर हो गया आपका R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ठीक, यहाँ से इसका रिलेशन निकाल लेते हैं, तो रूट R1 + R2 25 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 4R1 R2। R1 R2 की वैल्यूज़ कितनी आई थी 100। ठीक, तो ये हो जाएगा रूट 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 400, तो 625 में से 400 माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें R1 - R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 225, और यहाँ से हमें R1 R2 की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। तो R1 - R2 इक्वल टू कितना हो गया 15, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो R1 + R2 भी मिल चुका है आपको, ये फर्स्ट है, और ये आपको बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर करके आपको क्या करना है, R1 और R2 के मान निकालना है। ठीक, एक बार आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, 2R1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 25, और 15 अगर हम जोड़ देंगे तो 5 6 5 10 हो गया, 2 1 3 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यूज़ मिल जाएगी, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 20 ओम। ये हो जाएगा। इस R1 का मान चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे इसको घटा देना, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। तो हमें R2 की वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। तो
R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर 5 ओम, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें R2 की वैल्यू चाहिए। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इंट दे रहे हैं, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए और सेल के सिरों पे विभवांतर भी निकालना है। तो सबसे पहले इन प्रतिरोधों को जोड़ लो, जोड़ करके, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक, तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जिनको आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी सॉल्व करो, ना आए तो सारे क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर अगला है 21, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व कर लो। आगे 22 हो गया, ठीक। नेक्स्ट 23 हो गया, ठीक। अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। नेक्स्ट संपूर्ण परिपथ ए और बी के बीच विभव निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट धारा का मान निकालना है। नेक्स्ट पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का, फिर इन दोनों का और फिर इनका टोटल निकाल करके आराम से निकाल लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आराम से पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को तीनों को सॉल्व करो, आराम से फाइंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 3 ओम के प्रतिरोध आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट 2 विद्युत तोपों लैंपों जिनके अनुपातवांक, ठीक है ना, अच्छे से इनको सॉल्व करिए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक। नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखिए, तेज़ी में हो गया इस क्वेश्चंस को। अगला इस क्वेश्चंस को, अगले इन क्वेश्चंस को, अगला ये क्वेश्चन है और अगला ये क्वेश्चन, ठीक। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आगे फिर जो भी क्वेश्चन नहीं आते आप कमेंट करके बताइएगा। तो सारे क्वेश्चंस का सलूशन एक साथ एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।